अस्सलामुअलैकुम। उल्टे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी सेशन है, मॉड्यूल 2 पार्ट 4 अभी। ओके, अब फिजिकल आर्किटेक्चर जो है हमारा, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी 2019 ऑपरेटिंग सर्वर और विंडोज सर्वर, उसके ऊपर एप्लीकेशन सर्वर एसक्यूएल सर्वर हो सकता है या कोई और एप्लीकेशन होगी, और फिजिकल सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्क कार्ड, x64 आर्किटेक्चर। अब उसको वर्चुअलाइज में कंसीडर करेंगे। सेम सर्वर के ऊपर x64 आर्किटेक्चर, सेम सीपीयू, रैम है। अब इसके ऊपर एक इंस्टेड ऑफ विंडोज 2019 सर्वर के बदले ESX हाइपरवाइजर VMware का इंस्टॉल किया गया। अब इंस्टॉल करने के बाद हमको इसके ऊपर जो एप्लीकेशन होंगे वो वर्चुअल मशीन्स होंगे, VMs होंगे। VM के अंदर गेस्ट OS होंगी और इसके अंदर CPU, रैम, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, सारी चीजें वर्चुअलाइज होगी, एब्स्ट्रैक्टेड, दे विल नॉट कम्युनिकेट। और ये जो है डायरेक्ट CPU से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ESX फोर्स कम्युनिकेट करेंगे फिजिकल से। अब ये वर्चुअलाइज में विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज सर्वर 2019 हो सकता है, विंडोज लिनक्स सर्वर हो सकता है, कोई भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो ESX के ऊपर सपोर्टेड है। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग। अब जो सर्वर फिजिकल है, उसका CPU, उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क, उसका नेटवर्क कार्ड, ये हाइपरवाइजर जो है वो इन वर्चुअल मशीन्स को प्रोवाइड करता है। और ये इनके ऊपर जो बनते हैं, ये वर्चुअल रिसोर्सेस है। दीज आर फिजिकल रिसोर्सेस। नाउ once here it is showing CPU, and all the virtual machines will share the resources by means of ESX hypervisor. Now something interesting, अभी तुमको पता है जब विंडोज सर्वर या कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसके अंदर रैम कम पड़े तो क्या करते हैं हम लोग, पेज फाइल करते हैं, पेज फाइल ऐड करते हैं, जिससे एडिशनल स्पेस बनता है। जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है पेज फाइल से। और लिनक्स में होता है स्वैपिंग, यूनिक्स लिनक्स में स्वैप फाइल होती है, और स्वैपिंग का स्पेस दिया जाता है। तो वैसे ही अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमको ये वर्चुअल में ये एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग वर्चुअल एप्लीकेशन के अंदर ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ हम देखेंगे, यह 4 CPU है मेरे पास फिजिकल सर्वर में। इस वर्चुअल मशीन में मैंने 4 दिया हूँ वर्चुअल CPU, इसमें 2 दिया हूँ और इसमें 1 दिया हूँ। तो अभी कुल मिलाकर देखो तो 4, 3, 7 हो जाते हैं। तो यहाँ 4 है मगर यहाँ मैंने 7 दिया हूँ। किसी भी वर्चुअल मशीन में फिजिकल CPU नंबर्स के अधिक यानी उससे ज्यादा 4 को अगर है तो मैं यहाँ पे 5 नहीं दे सकता, 4 ही दूंगा मैक्सिमम। और मैं ओवर एलोकेशन इसको बोलते हैं, ओवर कमिटमेंट, और वो मैं अभी जहाँ 4 है मगर मैंने 7 दे दिया हूँ और वो चलता है। अभी हमेशा अगर CPU का यूटिलाइजेशन 5% है तो तुम्हारे पास 20 गुना ज्यादा तुम दे सकते हो। अगर 20% है तो तुम 10 गुना दे सकते हो, 50% है तो तुम दुगना दे सकते हो। जितना परसेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। वेल इट डिपेंड्स ऑन योर यूटिलाइजेशन, यानी कि वो तुम्हारे हालत के हिसाब से तय किया जाता है कि कितने CPU में दे सकता हूँ। अगर 4 है तो मैं 20 CPU तक बना सकता हूँ, और 4 वर्चुअल मशीन बना दूंगा तो भी मेरा सर्वर आराम से संभाल लेगा। वैसे ही वर्चुअल आर्किटेक्चर में रैम का भी, अगर रैम है तो बेसिक रैम में ESX सोर्स को चलाने के लिए आपको कम से कम 8 से 16 GB का पावर लगता है, डिपेंड ऑन द लोड ऑन इट। क्या क्या है, आप स्विचेस बना रहे, क्या बना रहे, वो 8 से 16 GB का पावर लगता है। तो उतने रैम जो है छोड़कर जो अधिक रैम है वो आप बांट सकते हो। अब इसमें देखो 8 GB इसको दिया है, इसको 2 GB दिया है और इसको 1 GB दिया है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास टोटल 16 GB हो, जिसमें से 8 GB जो है ESX होस्ट के लिए गई, 8 इधर दे दिया, उसके बावजूद भी इधर 2 और एक्स्ट्रा दिया, तो इसको भी ओवर कमिटमेंट होता है। यानी एक रैम के अब दुगना रैम, अगर आपकी 2 TB की रैम है तो आप 4 TB तक रैम अलोकेट कर सकते हो। यानी
आस्क फॉर, अगर आस्क फॉर यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का 128 GB रैम दिए तो जरूरी नहीं कि वो 128 GB यूज करे, हो सकता है वो खाली 13 GB यूज करेंगी एक VM। तो वैसा अगर उसको जरूरत पड़ी तो 128 GB तक यूज कर सकती है, उसको शेयरिंग होता है। और फिक्स एलोकेट कर दिया रैम तो खलास, फिर ब्लॉक हो जाती है रैम और उसके बाद तुम ज़्यादा नहीं दे सकते। CPU में भी शेयरिंग होता है, ये VMware का बहुत एडवांटेज है। और ये चीज़ें जो है वो Oracle VM और वगैरह में ये चीज़ें नहीं होती है क्योंकि उनका बिजनेस टैग है। ओके सॉरी, ओह नो, हियर अभी हमने जैसा रैम देखा वैसे ही फिजिकल आर्किटेक्चर में एक आपके पास नेटवर्क कार्ड होगा। अब इस नेटवर्क कार्ड के ऊपर आप मल्टीपल विलैन डाल सकते हो, टैगिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। एक विलैन के ऊपर मल्टीपल या एक कार्ड के ऊपर मल्टीपल विलैन पास कर सकते हो एक इंटरफेस पे। वैसे ही वो जहां देखो अप लिंक विथ पास थ्रू एक्सेस, ये जो होगा इसके ऊपर, ये स्विच पोर्ट के ऊपर आपको अपलिंक विथ पास थ्रू एक्सेस होना चाहिए, कम्युनिकेट आउटसाइड द ESX होस्ट। अगर ESX होस्ट के बाहर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको ये एक अपलिंक होना जरूरी है। हाँ, अगर आप अंदर ही एक वर्चुअल स्विच बनाते हो, अगर VM आपस में सिर्फ बात करना चाहते हैं तो आप ये 20 पोर्ट या 5 पोर्ट या 10 पोर्ट का वर्चुअल स्विच बना दो, 10 गीगाबिट का डाल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। भाई का कितना है उससे कोई मतलब नहीं। और अभी ये वर्चुअलाइज होने की वजह से आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये सारी VMs इसके इस स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी। नेक्स्ट, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने CPU देखा, रैम देखा, नेटवर्क कार्ड देखा, स्टोरेज अब इस सर्वर के ऊपर लगा हुआ है कि स्टोरेज होगा। ये फिजिकल आर्किटेक्चर है जिसके अंदर है NTFS पार्टीशन, UEFS पार्टीशन, UBA पार्टीशन, वो हार्ड डिस्क के ऊपर फिजिकल जुड़ी हुई है। अभी इसके बाद डेटा स्टोर फॉर VM, एंड जो भी डेटा स्टोर होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसमें दो टाइप होते हैं, थिक एंड थिन प्रोविजन। थिक और थिन प्रोविजन का फर्क ये है कि एक 100 ml की आपकी बॉटल है, उसमें सिर्फ 10 ml पानी है। अगर थिन प्रोविजनिंग बोलते हो तो सिर्फ तुमको 10 ml गिना जाएगा, और थिक प्रोविजनिंग हो अगर 100 ml की बॉटल है और उसमें 10 ml पानी है तो भी आपको 100 ml गिना जाएगा, यानी उतना डेटा स्पेस तुम्हारे लिए रिजर्व्ड हो जाता है। ओके, तो थिक प्रोविजनिंग में vSphere VMS provides distributed storage architecture। अभी हम वर्चुअलाइज में आ जाते हैं तो VMFS में जो डेटा स्टोर होता है वो तुम शेयर्ड स्टोरेज भी बना सकते हो। जब तुम्हारे पास क्लस्टरिंग हो जाएगी, ESX होस्ट की क्लस्टरिंग हो जाएगी तो उसमें VMFS, NFS, vSAN, vSphere वर्चुअल वॉल्यूम, ये सारी चीजें तुम क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल वॉल्यूम अभी बहुत कम यूज होता है। अब यहाँ वर्चुअल में देखो आप, ये आर्किटेक्चर है, ये वर्चुअल मशीन, इसको एक डिस्क, इसको एक डिस्क, इसको एक डिस्क, इसको एक डिस्क, सबको डिस्क, मगर इनका एक्चुअल VM इसमें है, किधर? शेयर्ड वॉल्यूम में, एक्चुअल VM शेयर्ड वॉल्यूम में। और यहाँ से दोनों को, अगर एक सर्वर बंद हो जाता है तो वो VM यहाँ पे चालू रहेगा। VM1 can be accessed from both the ESX host in the cluster, so it is called shared disk storage. ESX host can write to the shared storage concurrently, यानी दोनों एक साथ लिख सकते हैं। So this is shared. We have seen CPU sharing, RAM, network, storage, virtual। अभी देखो, एक होता है GPU। GPU जो होता है आपको जहां ग्राफिक्स 3D और जो ग्राफिक्स एप्लीकेशंस है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पावर लगता है डिजाइनिंग के ऊपर, 3D आर्किटेक्चर डिजाइन करना है या कोई पासवर्ड ब्रेकिंग वगैरह और बड़े, या तो कोई एनालिटिकल एक्सरसाइज करनी होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, ये ब्लॉकचेन वगैरह होता है, तो उस चीज के लिए पावर ज्यादा लगता है। उस वक्त जो है तुम CPU के साथ साथ अलॉन्ग विद दैट उसको GPU को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्चुअल मशीन में
4 जीपीयू असाइन किए जा सकते हैं, ये याद रख लेना। और हर जीपीयू का ये देखो मैं ऐसी जीपीयू आर यूज्ड इन वर्चुअलाइजेशन टू एज टू डू हाई कंप्यूट पावर लाइक blockchain, high level maths, 3D graphics, vGPU and the provider are like Nvidia, Tesla, ये अलग अलग कंपनी के जीपीयू है और वो जीपीयू की अलग अलग खासियत होती है डिटेल में। जीपीयू आर एडेड एज पीसीआई डिवाइस। अब ये जो है वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पीसीआई डिवाइस के तौर पे ऐड किया जाता है। उनका एक प्रोफाइल होता है कि आप हर इसमें इस जीपीयू का 4 GB डिस्प्ले कार्ड जैसा नॉर्मली पीसी में होता है, तो 4 GB का आप प्रोफाइल बना दिए तो हर ESX होस्ट में वो 4 GB का प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा। कॉमन प्रोफाइल यूज विद लाइसेंस पर वर्चुअल मशीन। एंड इसका यूज करने के लिए ग्रिड वगैरह के ऐसे एनवीडिया के लाइसेंस सर्वर आते हैं, लाइसेंस होते हैं और वो लाइसेंस बाय करने पड़ते हैं, उसका मेंटेनेंस लगता है, तब जाके वो जाके जीपीयू यूटिलाइज होते हैं। अभी नए फीचर्स में शेयर्ड जीपीयू का ऑप्शन आया है और अभी तक उतना ज़्यादा नहीं चला है। जीपीयू लाइसेंस इज प्रोवाइडेड बाय लाइसेंस सर्वर व्हिच इज कॉन्फ़िगर्ड इन जीपीयू कंट्रोल। जीपीयू कंट्रोल पैनल के अंदर एक होता है डिस्प्ले कंट्रोल पैनल, और जीपीयू के लिए डिस्प्ले कंट्रोल पैनल एनवीडिया कंट्रोल पैनल बनेगा। उसके अंदर जाके आपको लाइसेंस सर्वर ढूंढना पड़ता है और लाइसेंस सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एनवीडिया के साइट से डाउनलोड करके, उसको आपके इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है ओवे और बाद में उसको यूज करना है। यू हैव टू इंस्टॉल जीपीयू ड्राइवर्स। इस जीपीयू के ड्राइवर आपके ESX होस्ट के ऊपर भी इंस्टॉल करना पड़ती है और आपकी जो वर्चुअल मशीन बनेगी उसके ऊपर भी इंस्टॉल करना पड़ती है। जैसे कि आपने विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन बनाई और उसको अगर तुमने जीपीयू दिया तो विंडोज 10 के इस जीपीयू के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होंगे। और अगर विंडोज 2019 का अगर वर्चुअल मशीन है तो उस वर्चुअल मशीन में 2019 का इस जीपीयू का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। अब ये हमारा लास्ट है vSphere client and vCenter server और VMware host client on ESX host। ये VMware host और ESX host ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। VMware client and instead of घुमा के बोलेंगे तो याद रखना VMware host client ESX host के साथ बात करता है, vSphere client vCenter server के साथ करता है। ये बात करते हैं इन द सेंस https:// IP address of the ESX host and here https:// IP address of the vCenter server. It will require your username and password, just like administrator at vSphere.local domain and password for that. और इसमें तो खाली रूट होता है, रूट और उसका पासवर्ड रहता है। उसके बाद खास बात ये है यू कैन रिबूट इट एनी टाइम। ये vCenter से मैनेज करने के लिए होता है। vCenter से आपके ESX होस्ट को नए वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, वर्चुअल मशीन का मूवमेंट करने के लिए और vMotion करने के लिए, उसका स्नैपशॉट लेने के लिए, उसका क्लोन बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए ये vCenter काम करता है और वो कभी भी आप रिस्टार्ट कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, उससे आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा या आपकी वर्चुअल मशीन काम करना बंद नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो उससे मुझे भी कुछ उत्साह मिलेगा कि आपको मैं कुछ और ज़्यादा दे सकूँ, आपकी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकूँ। थैंक यू।